हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी का चैप्टर मानव जनन। हम जानते हैं मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन में जो मुख्य घटनाएं हम शामिल करते हैं उसमें पहला पॉइंट मनुष्य के प्रजनन तंत्र, दूसरा पॉइंट युग्मक जनन, तीसरा पॉइंट निषेचन। ये तीनों पॉइंट हमने पिछली क्लासों में विस्तृत रूप से पढ़ लिए हैं। इस चैप्टर का अगला बिंदु आता है भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो बच्चों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि मानव में भ्रूण कैसे बनता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन का मतलब है अंडाणु और शुक्राणु के जुड़ने की प्रक्रिया। तो फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु और शुक्राणु जुड़कर जाइगोट युग्मनज का निर्माण करते हैं और वो युग्मनज परिवर्धित भ्रूण की प्रथम कोशिका होता है। तो बच्चों, जहां पर निषेचन होता है वहीं से भ्रूणीय परिवर्धन शुरू हो जाता है। तो मानव में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में ही भ्रूणीय परिवर्धन शुरू हो जाता है। तो बच्चों, मनुष्य में भ्रूणीय परिवर्धन फैलोपियन ट्यूब में ही प्रारंभ हो जाता है। जहां पर निषेचन होता है, फैलोपियन ट्यूब या जिसको नलिका कह सकते हैं, फैलोपियन नलिका में प्रारंभ हो जाता है। मानव का जो भ्रूणीय परिवर्धन है उसमें हम कुछ घटनाओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो भ्रूणीय परिवर्धन में निम्न घटनाएं हम शामिल करते हैं। भ्रूणीय परिवर्धन में हम निम्न घटनाएं शामिल करते हैं। कौन कौन सी घटनाएं? सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं भ्रूणीय परिवर्धन में बच्चों विदलन, क्लीवेज। दूसरा पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे कोरक भवन, ब्लास्टुलेशन। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कंदुकन, गैस्ट्रुलेशन। और चौथा पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे अंग भवन, जिसको अंग जनन भी कह सकते हैं। अंग भवन या अंग जनन एक ही बात है। तो मानव भ्रूणीय परिवर्तन में बच्चों 3 पॉइंट शामिल करेंगे: विदलन, कोरक भवन, कंदुकन, अंग भवन। इन चारों चरणों से होकर जब युग्मनज गुजरता है तो वह एक भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है। हमने पढ़ा कि मानव में जब निषेचन होता है तो निषेचन के फलस्वरूप एक कोशिका बन गई थी, एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण हुआ निषेचन के फलस्वरूप, और उस द्विगुणित कोशिका को हमने नाम दिया था जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करता है? ये विभाजन करता है। विभाजनों के फलस्वरूप ठोस गेंदनुमा संरचना में बदल जाता है। तो वो विभाजन बच्चों विदलन है। विदलनों के फलस्वरूप जो ठोस गेंद बनेगी वो खोखली गेंद में बदल जाएगी, प्रक्रिया कोरक भवन। उस खोखली गेंद में एक स्तर होता है, उस एक स्तरीय संरचना से त्रिस्तरीय संरचना बनेगी, प्रक्रिया कंदुकन। और कंदुकन में वो 3 स्तर जो बनते हैं उनको बोलते हैं बच्चों प्राथमिक जन्य स्तर। और उन प्राथमिक जन्य स्तरों से अंग बनेंगे, अंग निर्माण की प्रक्रिया अंग भवन। इस प्रकार से इन 4 चरणों में एक कोशिका से अंग तंत्र बन जाएंगे और भ्रूण का निर्माण होगा। तो ये भ्रूणीय परिवर्तन की घटनाएं हैं। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं विदलन, क्लीवेज।
तो मानव भ्रूणीय परिवर्तन की जो पहली घटना है बच्चों वो है विदलन। क्लीवेज। विदलन, क्लीवेज। क्या होते हैं बच्चों विदलन? सिंपल परिभाषा है कि निषेचित अंडे या जाइगोट में होने वाले प्रारंभिक कोशिका विभाजन विदलन कहलाते हैं। निषेचित अंडे को हम जाइगोट भी नाम दे सकते हैं। तो निषेचित अंडे या हम इसको कह सकते हैं जाइगोट में होने वाले प्रारंभिक कोशिका विभाजन, शुरुआती प्रारंभिक कोशिका विभाजन, ये होते हैं बच्चों विदलन। निषेचित अंडे या जाइगोट में होने वाले प्रारंभिक कोशिका विभाजन विदलन कहलाते हैं। विदलनों के फलस्वरूप जब ये विदलन होते हैं तो बच्चों नई कोशिकाएं बनती हैं। तो विदलनों के फलस्वरूप निर्मित कोशिकाएं, उनका एक पर्टिकुलर नाम है, उनको हम कोरक खंड या फिर हम कह सकते हैं ब्लास्टोमियर। विदलनों के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनेंगी उन कोशिकाओं को हम कोशिकाएं नाम ना देकर कोरक खंड ब्लास्टोमियर कहेंगे। क्यों कहते हैं ब्लास्टोमियर? इसका क्या कारण है? क्योंकि बच्चों जैसे जैसे विदलन विभाजन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इन कोरक खंडों का आकार घटता जाता है। उत्तरोत्तर जैसे जैसे विदलनों की संख्या बढ़ती जाती है, विदलनों की संख्या, पहला विदलन हुआ, दूसरा विदलन, विदलन का मतलब विभाजन, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, तो जैसे जैसे विदलनों की संख्या बच्चों बढ़ती जाती है वैसे वैसे नई बनने वाली कोशिकाएं जिनको बोलते हैं कोरक खंड, इनका जो आकार है वो घटता जाता है। जैसे जैसे विदलनों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे बनने वाली कोशिकाओं जिनको क्या बोलेंगे कोरक खंड, उनका आकार घटता जाता है। क्यों होता है इसका कारण हम समझेंगे। तो बच्चों विदलन क्या है? विदलन वास्तव में समसूत्री विभाजन है। विदलन वास्तव में कौन सा सेल डिवीजन है? ये होते हैं बच्चों समसूत्री कोशिका विभाजन। और समसूत्री विभाजन आपने पढ़ा होगा, ऐसा विभाजन जिसके द्वारा बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान रहेगी, उसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। जैसे ये कोई कोशिका है द्विगुणित 2n, अगर इससे दो कोशिकाएं बनती हैं और बनने वाली कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ अपनी जनक कोशिका की बिल्कुल समान है 2n to 2n, जैसा जेनेटिक मटेरियल इसमें था वैसा का वैसा जेनेटिक मटेरियल इसमें है, तो ये विभाजन बच्चों समसूत्री होगा। तो विदलन भी क्या आते हैं? एक प्रकार के समसूत्री विभाजन होते हैं। लेकिन बच्चों इनकी जो इंटरफेज है वो बहुत छोटी होती है। इंटरफेज जो है वो अल्प अवधि की होती है। क्या है इंटरफेज? सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई कोशिका विभाजन करती है तो कोशिका में एक तो होता है अंतरावस्था जिसको इंटरफेज कहते हैं, दूसरी विभाजन प्रावस्था। अंतरावस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी करती है और विभाजन प्रावस्था में कोशिका विभाजन करती है। जैसे मानव की कोशिका का जो कोशिका चक्र की अवधि है वो 24 आवर 24 घंटे की होती है। मानव कोशिका के कोशिका चक्र की अवधि, इस 24 घंटे में बच्चों 23 घंटे की तो अंतरावस्था इंटरफेज होती है और मात्र 1 घंटे की
विभाजन अवस्था होती है। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोशिका विभाजन में तो बहुत कम समय लेती है, वास्तव में समय किसमें लगता है? अंतरावस्था, इंटरफेज में, जिसमें कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। तो हम बात कर रहे हैं विदलन विभाजन की। इसकी बच्चों इंटरफेज अल्प अवधि की होती है, छोटी होती है, और इसके अंतरावस्था में केवल डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। वैसे तो अंतरावस्था में बच्चों विभाजन की सारी तैयारी होती हैं, एंजाइम्स बनते हैं, आरएनए बनता है, कोशिकांगों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे बहुत सारी तैयारी होती है अंतरावस्था में, इंटरफेज में। इस कारण से सामान्य समसूत्री विभाजन अगर कहीं होता है तो वहां पर कोशिकाओं का आकार भी बढ़ता है। बट यहां पर क्या हुआ कि समसूत्री विभाजन तो हुआ, लेकिन उसकी इंटरफेज अल्प अवधि की रही, थोड़े समय की, जिसमें केवल डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण हुआ ताकि गुणसूत्रों की संख्या डबल की जा सके। ऐसे ही विभाजन होते हैं विदलन। इसी वजह से विदलनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कोरक खंडों का जो आकार है वो घटता जाता है। अब बात यह आती है कि ऐसा क्यों होता है, क्या जरूरत पड़ गई विदलन विभाजन की, सामान्य समसूत्री विभाजन क्यों नहीं होते भ्रूण में? तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूं। एक शब्द है KI, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, केंद्रक द्रव्य सूचकांक। क्या होता है KI, अभी मैं आपको समझा देता हूं। तो विदलन विभाजन है, और इसका कारण क्या है, आखिर क्यों होते हैं विदलन विभाजन? तो इसका कारण है बच्चों KI। एक शब्द मैंने लिखा है KI, फुल फॉर्म इसकी होती है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। हिंदी में हम कहेंगे केंद्रक द्रव्य सूचकांक, केंद्रक द्रव्य सूचकांक KI बराबर क्या होता है? VN/VC माइनस VN। ये एक छोटा सा मैंने फॉर्मूला लिखा है, KI बराबर VN/VC माइनस VN। क्या होता है बच्चों यहां पर VN? यहां पर VN होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का आयतन। VN बराबर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का आयतन। और VC क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सेल, कोशिका का आयतन। VC क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सेल, कोशिका का आयतन। और VN क्या होगा? केंद्रक का आयतन। तो बच्चों VC माइनस VN क्या हो गया? VC माइनस VN ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का आयतन। ये वाली जो डिजिट है दोनों मिलाकर क्या कहलाएंगी? कोशिका द्रव्य का आयतन। केवल VC कोशिका का आयतन, केवल VN केंद्रक का आयतन। क्लियर है? अब देखो, कोई भी जंतु जो लैंगिक जनन करता है उसमें मादा जनक अंडाणु बनाती है। तो ये मादा जनक की जनन उपकला कोशिका है, ये मादा जनक है, और ये है बच्चों इसकी जनन उपकला सेल्स।
मान लो ये है जनन उपकला सेल्स, ये इसका आकार है और ये इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 2n। हमने बच्चों अंडजनन पढ़ा है। अंडजनन में जब अंडाणु बनता है तो अंडक कोशिका आकार बढ़ाती है पोषण ग्रहण करके। अंडयुज जंतुओं में तो बहुत बड़ा आकार बढ़ाती है, बट बाकी जंतुओं में भी आकार बढ़ाती है। तो इस कारण से जो अंडाणु बनेगा वो इसकी तुलना में बहुत बड़ा हो जाता है। मान लो ये मैंने बना दिया ओवम, अंडाणु। ये तो थी जनन उपकला कोशिका और ये बन गया अंडाणु। बच्चों इसमें केंद्रक का आकार जो है हमने ये मान लिया, इसमें द्विगुणित गुणसूत्र हैं, ये हमने केंद्रक मान लिया। जो रेड मार्कर से मैंने ड्रॉ कर दिया है इसको हम नाम देंगे केंद्रक न्यूक्लियस। तो यहां पर भी हमें न्यूक्लियस बनाना होगा। ये न्यूक्लियस बना दिया। वही 2n द्विगुणित गुणसूत्रों युक्त। आप इन दोनों की तुलना करें बच्चों, तुलना आकार के आधार पर करें कि जितना बड़ा इसमें केंद्रक है लगभग उतना ही बड़ा इसमें केंद्रक है। इसकी कोशिका का आकार तुलनात्मक छोटा है और इसकी कोशिका का आकार तुलनात्मक बड़ा है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि इस कोशिका में जो कोशिका द्रव्य की मात्रा है वो परिधि की ओर इतने क्षेत्रफल में है। ये हो गया कोशिका द्रव्य का आयतन। इसको हम कह सकते हैं Vc माइनस Vn, ये इसका है। और इधर यहां पर ये हो जाएगा, इतने पूरे पेरिफेरी में जो द्रव्य भरा हुआ है वो हो गया इसका Vc माइनस Vn, कोशिका द्रव्य का आयतन। भाई ये केंद्रक का आयतन है, ये पूरी कोशिका का आयतन है। पूरी कोशिका के आयतन में से केंद्रक का घटा देंगे तो कोशिका द्रव्य का आयतन आ जाएगा Vc माइनस Vn। तो ये इसका Vc माइनस Vn है और ये इसका Vc माइनस Vn है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि Vc माइनस Vn इसमें ज़्यादा है इसकी तुलना में। तुलनात्मक अपन बात करें तो इसका कम है और इसका ज़्यादा है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है, क्या निकलता है कंक्लूजन, कि जैसे जैसे जनन उपकला अंडाणु में बदलती है तो उसका आकार बढ़ता जाता है। बात क्लियर है क्या बेटा? चित्र को देखकर बात क्लियर होगी कि जैसे जैसे कोई जनन उपकला अंडाणु में बदलती है तो वैसे वैसे उसका आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है। आकार बढ़ने के साथ साथ केंद्रक का आकार नहीं बढ़ता, मतलब इसका Vn और इसका Vn इक्वल है। ये जो डेटा है ये दोनों में इक्वल है, लेकिन ये बदल गया Vc माइनस Vn। इसका Vc माइनस Vn ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया। तो बच्चों जो अंडाणु है इसके Ki की वैल्यू जनन उपकला के Ki की वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम हो गई। ये बात क्लियर है क्या? फॉर्मूले में देख लो आप, अगर आप यहाँ पर Vc माइनस Vn की वैल्यू बढ़ाओगे तो Ki कम हो जाएगा, क्योंकि Ki व्युत्क्रमानुपाती होता है Vc माइनस Vn के। यहाँ से निकाला है हमने, जो Ki है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है Vc माइनस Vn के। तो अगर ये Vc की वैल्यू बढ़ाएगा तो Ki की वैल्यू घटेगी। अगर यहाँ से Vc माइनस Vn बढ़ गया तो Ki की वैल्यू घटेगी। ऐसा ही बताया बच्चा मैंने कि अंडाणु का सामान्य कोशिका का Ki था, कोई ना कोई वैल्यू थी, मान लो 100 थी। इसके Ki की वैल्यू हमने मान लो 100 थी। तो अब इस कोशिका ने आकार बढ़ाया अंडाणु बनाने के लिए, तो कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ा। कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ा तो Ki की मान कम हो गया, 100 की जगह मान लो 10 ही हो गया। तो एक कंक्लूजन यहां से निकला है, वो ये है कि अंडाणु का Ki
एक सामान्य कोशिका के KI की तुलना में कम होता है। ये कंक्लूजन समझ में आ गया क्या आपको? ओवम का KI उस जंतु की सामान्य कोशिका के KI की तुलना में कम होता है। अंडाणु का KI सामान्य कोशिका के KI की तुलना में अत्यधिक कम होता है। क्यों? क्योंकि आकार बढ़ गया। अब KI बदलने से क्या फर्क पड़ा बच्चों? KI बदलने से फर्क पड़ा कि इसका केंद्रक अब इसके कार्यों का नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा केंद्रक इतनी कोशिका को ही कंट्रोल कर पा रहा था। अब केंद्रक का साइज तो वो का वो रह गया, कोशिका का साइज बढ़ गया। तो इस कारण से केंद्रक इस कोशिका के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, इसलिए केंद्रक ऐसा विभाजन प्रेरित करेगा कि कोशिका का आकार छोटा हो, और जैसे जैसे आकार छोटा होता जाएगा वैसे वैसे KI बढ़ता जाएगा। तो आकार छोटा करने के लिए जो जाइगोट में विभाजन होंगे उन्हीं का नाम है विदलन विभाजन। तो विदलन विभाजन क्यों होते हैं? क्योंकि अंडाणु का KI सामान्य कोशिका के KI से बहुत ज्यादा क्या होता है? कम होता है। KI कम होने का मतलब ये है कि केंद्रक कोशिका के कार्यों को सही ढंग से नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। तो केंद्रक कोशिका पर अपना पुनः नियंत्रण स्थापित करे, इसके लिए यह आवश्यक है कि कोशिका का आकार छोटा कर दिया जाए। और कोशिका का आकार छोटा तभी होता है जब होते हैं विदलन विभाजन, क्योंकि विदलन विभाजनों की अंतरावस्था बहुत छोटी होती है। इस कारण से वहाँ प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता, लगातार कोशिका छोटी होती जाती है। एक बार समझ लेंगे आप लोग। जैसे मान लो ये था निषेचित अंडा या जाइगोट, और ये इसका केंद्रक जो द्विगुणित है। अब ये कोशिका पहला विभाजन करेगी, पहला विदलन, तो तुलनात्मक हाफ साइज की कोशिकाएं बना लेगी, इसकी तुलना में हाफ साइज की। ये इसका केंद्रक और ये इसका केंद्रक। फिर ये कोशिका विभाजन दूसरा करेगी, ये भी दूसरा करेगी। तो मैं एक का ही समझा देता हूं। ये फिर छोटे आकार की कोशिकाएं बनाएगी, जस्ट हाफ साइज का, और गुणसूत्र अभी भी सब में द्विगुणित ही होंगे। इसके बाद ये कोशिका मान लो विभाजन तीसरा करेगी, फिर छोटे आकार की कोशिकाएं बना लेगी, और ये वही द्विगुणित केंद्रक। बच्चों, ये था निषेचित अंडा या जाइगोट, और इसका निर्माण जिस जंतु कोशिका से हुआ था उसकी साइज ये ही थी। इतनी बड़ी साइज की कोशिका थी ये। तो इतनी बड़ी कोशिका से ये जाइगोट बना, KI कम हो गया इसका KI बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो अब क्या होगा? ऐसा विभाजन करेगा जाइगोट ताकि कोशिका का आकार लगातार छोटा होता जाए। आप तुलना कर सकते हैं, इस कोशिका से ये वाले आकार की बन गई, इससे ये वाले आकार की बन गई, और इससे ये वाले आकार की बन गई। तो लगातार क्या है? आकार छोटा होता गया, और जैसे जैसे आकार छोटा होता गया वैसे वैसे KI बढ़ता गया। और जब इन कोशिका का KI बढ़कर इसके समान हो जाएगा तब तक विदलन विभाजन होते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा क्यों होते हैं विदलन विभाजन। विदलन विभाजन इसलिए होते हैं क्योंकि अंडाणु का आकार बहुत बड़ा हो गया। उस बड़े आकार के अंडाणु को उतनी छोटी कोशिका में तोड़ना है जितना कि उस जनक की कोशिकाओं का आकार होता है। तो बड़ी कोशिका का आकार छोटा करने के लिए विदलन विभाजन होते हैं।
चूंकि आकार लगातार छोटा होता जाता है इसलिए हम इनको कोशिकाएं नाम नहीं देते, इनको हम नाम देते हैं कोरक खंड। तो यहां पर मुझे लगता है ये कारण स्पष्ट हो गया होगा कि विदलन क्यों होते हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक था बच्चों ये, बट नीट में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन फ्रेम होता है यहां से कि विदलनों के दौरान जो कोशिकाएं बनती हैं उनका आकार कैसा होता है, उनमें डीएनए की मात्रा कितनी होती है, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक समझाया है बच्चों। बाकी 12th लेवल पर इस टॉपिक की जरूरत नहीं है कि विदलन क्या होती हैं, 12th क्लास में हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया है। तो अब वापस देखते हैं विदलन क्या है। तो विदलन निषेचित अंडे या जाइगोट में होने वाले प्रारंभिक कोशिका विभाजन विदलन कहलाते हैं, और विदलनों के फलस्वरूप निर्मित सेल्स ये कहलाती हैं कोरक खंड, ब्लास्टोमियर। क्यों कहा कोरक खंड? क्योंकि इनका आकार लगातार छोटा होता जाता है। तो क्लियर हो गया बच्चों यहां तक कि विदलनों के दौरान कोरक खंडों का आकार लगातार छोटा होता जाता है। और चूंकि कोरक खंडों का आकार छोटा होता जाता है इस कारण परिवर्धित भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती है। जैसे मान लो ये जाइगोट था, एक कोशिका, थोड़ा गोल बना देते हैं भाई, ये जाइगोट था एक कोशिकीय, जाइगोट एक सिंगल सेल। इस जाइगोट ने पहला विदलन किया और इसी आकार में 2 कोशिकाएं बना ली, ये होगी 2 सेल। इसने दूसरा विदलन किया, सेकंड क्लीवेज, दूसरा विभाजन किया और इसी आकार में 4 कोशिकाएं बन गई। तो बच्चों पहले इस कोशिका का आकार इतना बड़ा था, अब जस्ट हाफ हो गया, अब जस्ट 25% रह गया। 3 विदलनों में ऐसा हो गया। चौथा विदलन होगा तो आकार और छोटा हो जाएगा, अगला विदलन होगा तो आकार और छोटा हो जाएगा। तो विदलनों के फलस्वरूप कोरक खंडों का आकार लगातार छोटा होता जाता है। इस कारण परिवर्धित भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती। यहां पर भ्रूण इतना बड़ा है, यहां पर भी इतना ही बड़ा है, यहां पर भी इतना ही बड़ा है, तो भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती है। क्लियर हो गया बच्चों? एक विदलन मैं और बना देता हूं यहां पर, नंबर 3रा विदलन, जिसमें कोशिकाओं का जो आकार है वो और छोटा हम बना सकते हैं। ये सब कोशिकाएं हैं। तो यहां पर 2 सेल बनी थी, यहां पर 4 सेल बन गई हैं और यहां पर 8 सेल बन गई हैं। पहला विदलन, दूसरा विदलन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे नई कोशिकाएं बनती जाती हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? कोरक खंड। यहां पर एक डेफिनेशन निकल कर आती है कि विदलनों के फलस्वरूप बनी ठोस गेंदनुमा संरचना मोरूला अवस्था कहलाती है। ये विदलन हुए, एक कोशिका से बहुकोशिकीय पिंड बन गया, तो इस बहुकोशिकीय पिंड का नाम है तूतक अवस्था। इंग्लिश में इसको कहेंगे मोरूला स्टेज। तो विदलनों के फलस्वरूप जो ठोस गेंदनुमा संरचना बनती है बच्चों, उस ठोस गेंदनुमा संरचना को अपन क्या नाम देते हैं? तूतक अवस्था, मोरूला स्टेज। और मोरूला स्टेज के निर्माण की प्रक्रिया मोरूलेशन कहलाती है। ये जो विदलन हो रहे हैं ना, विदलन पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, इसी विदलनों की प्रक्रिया को हम
तूतक भवन भी कहेंगे, तूतक भवन, मोरुलेशन। तो विदलनों के फलस्वरूप जो ठोस गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है, उस ठोस गेंदनुमा संरचना को अपन क्या बोलते हैं? तूतक अवस्था, मोरुला स्टेज बोलते हैं। और मोरुला स्टेज के निर्माण की प्रक्रिया तूतक भवन, मोरुलेशन। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव की मोरुलावस्था में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? वो होती है 8 से 16 कोरक खंड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव की मोरुलावस्था में कोरक खंडों की संख्या कितनी हो सकती है? 8 से 16 के बीच हो सकती है। 8 कोरक खंड भी सही आंसर है, 16 कोरक खंड भी सही आंसर है। तो ये था बच्चों विदलन क्लीवेज। क्या होते हैं? निषेचित अंडे या जाइगोट में होने वाले प्रारंभिक कोशिका विभाजन विदलन कहलाते हैं। विदलन एक प्रकार के समसूत्री विभाजन होते हैं जिनका जो अंतरावस्था है वो अल्प अवधि की होती है। यही कारण है कि विदलनों के फलस्वरूप निर्मित कोरक खंडों का आकार लगातार छोटा होता जाता है, और कोरक खंडों का आकार छोटा होने के कारण परिवर्धित भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती है। तो ये विदलन है। विदलनों के फलस्वरूप निर्मित ठोस गेंदनुमा संरचना मोरुला अवस्था है, तूतक अवस्था, और मानव की तूतक अवस्था में कोरक खंडों की संख्या 8 से 16 तक। एक यहाँ पर और लाइन आपको याद रखनी है कि मनुष्य में प्रथम विदलन जब हो जाता है तो 2 कोशिकाएं बनेंगी। जैसे मान लो ये युग्मनज था, जाइगोट, और इसने पहला विदलन किया तो जाइगोट के अंदर 2 कोशिकाएं बन गई। तो ये पहला विदलन बच्चों असमान होता है। असमान होने का मतलब है एक तो बनती है बड़ी कोशिका और दूसरी बनती है छोटी कोशिका। ये जाइगोट था, इसने पहला विदलन किया तो असमान हुआ ये। इस कारण से एक बनी बड़ी कोशिका, लार्ज सेल, बड़ी कोशिका, और ये है छोटी कोशिका। अब इसमें क्या होगा बच्चों? बड़ी कोशिका पहले विभाजन करेगी, तो सेकंड जो विदलन होगा वो केवल बड़ी कोशिका, लार्ज सेल में होगा। इस प्रकार से ये जाइगोट है, ये बड़ी कोशिका, ये छोटी कोशिका। तो बड़ी वाली कोशिका में पहले विभाजन हुआ और इस कारण से ये बन गई 3 कोशिकीय अवस्था। तो जनरली विदलन में क्या होता है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कोशिकाएं बनती हैं। मानव में ऐसा नहीं होता। मानव में पहला विदलन असमान होने से एक बड़ी और एक छोटी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका पहले विभाजन करती है तो 3 कोशिकीय अवस्थाएं बनेंगी। इसके बाद जो है विदलन अनियमित होते जाते हैं। फिर नहीं पता कि कौन सी कोशिका कब विभाजन कर रही है, तो विदलन जो है इर्रेगुलर, अनियमित हो जाते हैं और विदलनों के फलस्वरूप ठोस गेंदनुमा संरचना मोरुला बन जाती है। अब बात आती कब तक होते हैं विदलन विभाजन? तो बच्चों भ्रूणीय परिवर्तन की 4 अवस्थाएं हमने लिखी, विदलन, कोरक भवन, कंदुकन, अंग भवन। तो जो कंदुकन अवस्था आती है, गैस्ट्रोला स्टेज, वहां तक विदलन होते हैं। कंदुकन अवस्था तक विदलन होते हैं बच्चों, उसके बाद सामान्य समसूत्री विभाजन होते हैं। तो कुल मिलाकर कंदुक अवस्था तक भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती है, उसके बाद भ्रूण का आकार बढ़ेगा। कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती जाएगी लेकिन आकार नहीं बढ़ता है। तो ये विदलन विभाजन थे बच्चों। ये जो मोरुला अवस्था है इसका निर्माण फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है। तो इस मोरुला अवस्था के बाहर भी प्राथमिक अंडावरण जोना पेलुसिडा पाया जाता है। इसके बाहर भी बच्चों प्राथमिक अंडावरण जोना पेलुसिडा पाया जाता है, जो क्या करता है? इस भ्रूण को अवांछित स्थान पर आरोपित होने से बचाता है। कहीं ये भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से ना चिपक जाए
तो इस भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब से चिपकने से रोकती है ये ज़ोना पेलुसिडा। तो ये था बच्चों विदलन। मेरे हिसाब से कंप्लीट है विदलन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना डिटेल जो मैंने आपको विदलन को समझाया है तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा समझना था, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 12th में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहला पॉइंट अपना कंप्लीट है बच्चों, भ्रूणीय परिवर्तन का विदलन, क्लीवेज। इसके बाद हम बात करते हैं भ्रूणीय परिवर्तन का दूसरा पॉइंट, और वो है कोरक भवन, ब्लास्टुलेशन। दूसरा पॉइंट है भ्रूणीय परिवर्तन का कोरक भवन, ब्लास्टुलेशन। क्या होता है बच्चों कोरक भवन? सिंपल परिभाषा है कि ठोस मोरुला अवस्था का, ठोस मोरुला अवस्था का खोखली कोरक अवस्था में रूपांतरण। ठोस मोरुलावस्था का खोखली कोरक अवस्था में रूपांतरण कोरक भवन कहलाता है। कैसे होता है? इस प्रकार से ये मोरुलावस्था है जिसमें ये कोरक खंड हैं बहुत सारे। अलग अलग जंतुओं की मोरुलावस्था में कोरक खंडों की संख्या अलग अलग होती है। मैंने मानव की बता दी है 8 से 16। ये ठोस होती है। अब इससे बच्चों एक खोखली संरचना बनेगी। कैसे बनती है? जैसे जैसे विदलन होते हैं कोरक खंडों की संख्या बढ़ती जाती है, तो यहां पर दरार के रूप में गुहा डेवलप होती है जो विदलनों के साथ साथ बढ़ती जाती है। और जब इन कोशिकाओं के बीच में गुहा विकसित हो जाएगी तो ये जो कोरक खंड है बच्चों, ये एक परिधि पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये जो सारे कोरक खंड हैं ये एक परत के रूप में परिधि पर शिफ्ट हो जाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से तो जो ठोस मोरुलावस्था है उसमें कोरक खंडों के मध्य दरार बनेगी। वो दरार लगातार बढ़ती जाएगी। इस कारण से भ्रूण के अंदर एक खोखली गुहा बन जाती है। इस खोखली गुहा का नाम होता है कोरक गुहा, ब्लास्टोसील। और कोरक खंडों की जो परत होती है परिधि पर, इसका नाम होता है बच्चों कोरक चर्म, ब्लास्टोडर्म। और कोरक गुहा युक्त भ्रूण की गोलाकार खोखली संरचना का नाम होता है कोरक अवस्था। कोरक अवस्था। तो बच्चों कोरक भवन क्या हुआ? ठोस मोरुलावस्था का खोखली कोरक अवस्था में रूपांतरण कोरक भवन कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को हम नाम देंगे कोरक भवन, ब्लास्टुलेशन, जिसमें क्या हुआ? ठोस मोरुला खोखली कोरक अवस्था में कन्वर्ट हो गई। कैसे हुई? कोरक खंडों के मध्य दरार के रूप में कोरक गुहा विकसित होती है जिसको हम ब्लास्टोसील भी नाम देते हैं। और इस कोरक गुहा के कारण कोरक खंड जो है परिधि पर एक परत के रूप में जमा हो जाएंगे, ब्लास्टोडर्म। और इस प्रकार से भ्रूण की गोलाकार खोखली संरचना बन जाएगी कोरक अवस्था। बच्चों भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार की कोरक अवस्थाएं पाई जाती हैं। मतलब अलग अलग प्रजाति में अलग अलग कोरक होती हैं। और किस बात पर निर्भर करता है बच्चों? तो कोरक का प्रकार, कोरक का प्रकार निम्न 3 कारकों पर
निर्भर करता है। कोरक का जो प्रकार है कि अलग अलग जातियों में अलग अलग कोरक क्यों होती है, यह डिपेंड करता है 3 पॉइंट पर। उसमें पहला पॉइंट है अंडे में उपस्थित पीतक की मात्रा, कि अंडे के अंदर कितना पीतक योग भरा हुआ है। पीतक योग परिवर्धित भ्रूण को पोषण देने के लिए अंडे के अंदर भर दिया जाता है, तो वो योग कितनी मात्रा में है, कम है, ज़्यादा है, मध्यम है, इस बात पर निर्भर करता है कोरक का प्रकार। दूसरा पॉइंट, अंडे में उपस्थित पीतक का वितरण, कि अंडे में पीतक तो भरा हुआ है लेकिन वो किस प्रकार अंडे के अंदर फैला हुआ है, उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इस बात पर निर्भर करता है। और तीसरा पॉइंट है विदलन का प्रकार, कि किस प्रकार के विदलन हुए हैं, पूर्णभंजी विदलन हुए हैं या अंशभंजी विदलन हुए हैं। तो इन 3 कारकों पर निर्भर करता है बच्चों कोरक का प्रकार, और इन कारकों के आधार पर जो मानव की कोरक अवस्था है उसका नाम है बच्चों कोरक पुटी, ब्लास्टोसिस्ट। तो मानव की कोरक अवस्था कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट होती है, और उस कोरक पुटी की संरचना हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हमने भ्रूणीय परिवर्तन की 2 चीजें पढ़ी हैं, एक तो विदलन और दूसरा कोरक भवन। कोरक भवन में कोरक अवस्था बनेगी, अलग अलग प्राणियों की कोरक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। कोरक अवस्थाओं का प्रकार इन 3 कारकों पर निर्भर करता है। इस आधार पर मानव के भ्रूणीय परिवर्तन में पाई जाने वाली कोरक अवस्था का नाम है कोरक पुटी, ब्लास्टोसिस्ट, और उसकी संरचना का अध्ययन हम बच्चों अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।